नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जानवर में यानी कि पशुधन में जो फीड एडिटिव हम मुख्य रूप से यूज़ में करते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी कि ऐसे फीड एडिटिव जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसमें हमने उदाहरण पढ़े थे विटामिन सी, विटामिन ई और लिवोमेसल। लिवोमेसल की डोज रेट जो हमने पढ़ी थी 2.5 mg प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। यानी कि लिवोमेसल जो रहता है उसका जो मेनली जो यूज़ रहता है वो रहेगा डीवर्मर के रूप में। अगर उसको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के रूप में भी हम उसको काम में कर सकते हैं, यानी कि उसकी डोज रेट को कम करके, ठीक है। हमारा दूसरा जो रहेगा फीड एडिटिव वो रहेगा फीड एंजाइम, फीड एंजाइम्स, ठीक है। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है जब हम जैविक रसायन पढ़े थे, यानी कि जो उपचार की विधियाँ हमने भौतिक विधियाँ उसमें पढ़ी थी। भौतिक उपचार करेंगे जब चारे का उपचार पढ़ा था हमने, चारे का जब उपचार पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था, यानी कि फीड में कोई भी एंजाइम मिलाकर, ठीक है। यानी कि ऐसे एंजाइम जो चारे की पाचकता का मान बढ़ाते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें सेल्यूलेज मिलाएंगे जो सेलुलोज की पाचकता को, मतलब सेलुलोज को तोड़कर पाचकता बढ़ाएंगे। जाइलानेज पढ़ा था, पेक्टिनेज पढ़ा था, ठीक है। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था। अब फीड एंजाइम किसे बोलेंगे, यानी कि ऐसे एंजाइम जो चारे की पाचकता को बढ़ाते हैं, ऐसे एंजाइम जो चारे की पाचकता को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमने जो भी एग्जाम्पल पहले जो दिखे थे वो लिख लेते हैं कि पहला जो एंजाइम रहेगा वो रहेगा सेल्यूलेज। अब यूँ मान लो कि किसी के नाम के पीछे अगर एज जुड़ जाए, एज, ठीक है, यानी कि सेल्यूलोज तो सेल्यूलेज, पेक्टिन तो पेक्टिनेज, ठीक है। यानी कि किसी के पीछे एज जुड़ जाए, ठीक है, जिसके नाम के पीछे एज जुड़ जाए जो, तो उसका जो कार्य रहेगा वो एंजाइम रहेगा, यानी कि वो एंजाइम रहेगा, यानी कि सेल्यूलेज, जाइलानेज, पेक्टिनेज, ग्लूकेनेज, ठीक है। सेल्यूलेज इसका कार्य क्या रहेगा, सेल्यूलोज को तोड़कर पाचकता को बढ़ाएगा, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सेल्यूलेज रहता है वो सेल्यूलेज एक एंजाइम है, ठीक है। ये मान लो कि जिसके पीछे एच जुड़ गया वो रहेगा एंजाइम। सेल्यूलेज अब रहेंगे जाइलानेज। जाइलानेज क्या करेगा, ये हेमीसेल्यूलोज को तोड़कर पाचकता को बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरा ले लेंगे हम पेक्टिनेज। पेक्टिनेज का कार्य क्या है, तो पेक्टिन को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा, पेक्टिन को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा, ठीक है। अब एक और है इसमें बीटा ग्लूकेनेज यानी कि जो और जैन में मिलाते हैं, ठीक है। बीटा ग्लूकेनेज, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रहेगा जो बीटा ग्लूकेन्स को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा, ठीक है। और बीटा ग्लूकेनेज किस में पाया जाएगा, तो जौ और जय के दानों में मिलाते हैं इसको, जौ और जय के दाने में, ठीक है। ये तीनों है, इन तीनों को मिलाएंगे हम चारे में, ठीक है, और इसको मिलाएंगे दाने में, ठीक है।
अगर चारे का पोषक मान बढ़ाना है, पाचकता बढ़ानी है, तो हम उसमें मिलाएंगे सेलुलोज, जो सेलुलोज को तोड़ेगा और पाचकता बढ़ाएगा, जाइलानेज जो हेमिसेलुलोज को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा, पेक्टिनेज जो पेक्टिन को तोड़कर पाचकता बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर दाने में मिलाना है, यानी कि दाना में मिलाना है, तो बीटा ग्लूकेनेज मिलाएंगे। अब बीटा ग्लूकेनेज क्या करेगा, तो बीटा ग्लूकेन को तोड़कर पाचकता का मान बढ़ाएगा, ठीक है। और मेनली ये किस में मिलाते हो, तो जौ और जय के दाने में मिलाते हैं। अगर दाने में मिलाना है तो बीटा ग्लूकेनेज को मिलाएंगे, ये एंजाइम है, ठीक है। अगर किसी के पीछे एज प्रत्यय जुड़ रहा है, उसका मतलब वो एंजाइम है, ठीक है। एज प्रत्यय यानी जिसके नाम के पीछे एज जुड़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्मोन्स, तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा फीड एडिटिव के रूप में हार्मोन्स, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हार्मोन। अब हार्मोन कौन से हार्मोन है जो फीड एडिटिव के रूप में आएंगे, तो जो हार्मोन आएंगे वो आएंगे एनाबॉलिक हार्मोन्स। अब एनाबॉलिक हार्मोन्स क्या है, तो ऐसे हार्मोन जो शरीर में ग्रोथ को तेज करेंगे उनको बोलेंगे एनाबॉलिक हार्मोन्स। तो इस कैटेगरी में कौन से हार्मोन्स आएंगे, तो मुख्यतः एनाबॉलिक हार्मोन्स, ठीक है। यानी कि मुख्यतः जो फीड एडिटिव के रूप में हम हार्मोन लेंगे वो रहेंगे एनाबॉलिक हार्मोन। अब एनाबॉलिक हार्मोन क्या करेंगे, तो ये शरीर के ग्रोथ को तेज करेंगे। तो जानवर के शरीर की ग्रोथ की वृद्धि को तेज करेंगे, ठीक है। यानी कि जानवर के शरीर की वृद्धि या ग्रोथ को तेज करेंगे। अब मुख्यतः एनाबॉलिक हार्मोन को फीड एडिटिव के रूप में, ठीक है। यानी कि हार्मोन्स जो कौन से हार्मोन्स लेते, तो जो एनाबॉलिक हार्मोन रहते हैं उनको फीड एडिटिव के रूप में यूज में करते हैं। एनाबॉलिक का मतलब क्या रहेगा, कि एनाबॉलिक हार्मोन्स का मतलब है ऐसे हार्मोन्स जो शरीर में, जो जानवर के शरीर की वृद्धि रहते हैं उनको तेज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में पहला ही ले लेंगे ग्रोथ हार्मोन। इससे क्लियर ही नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को एक दूसरा नाम है जिसको बोलेंगे सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। दूसरा है थायरोक्सिन, ठीक है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन है वो रहेगा टायरोक्सिन, और तीसरा जो हार्मोन रहेगा वो रहेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको बोलेंगे एंड्रोजन। यानी कि जो नर के जो हार्मोन रहते हैं उनको बोलेंगे हम एंड्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन एक नर का ही हार्मोन है, यानी कि जो नर में पाया जाता है उन हार्मोन को वो एंड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्य तो हार्मोन जो फीड एडिटिव के रूप में काम रहते हैं वो लेंगे एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन यानी कैसे हार्मोन, जो शरीर में वृद्धि को तेज करते हैं उनको बोलेंगे हम एनाबॉलिक हार्मोन। जिसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन जिनको बोलेंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा है थायरोक्सिन और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कि जो फीड एडिटिव के रूप में ईस्ट कल्चर खिलाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि
ईस्ट कल्चर, यानी कि फीड एडिटिव के रूप में जानवर को ईस्ट खिलाएंगे। अब ईस्ट कौन सी खिलाएंगे, तो मेनली जो ईस्ट खिलाते हैं वो रहता है सार्कोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। जो मेनली जो ईस्ट देते हैं वो रहता है सार्कोमाइसिस सेरेविसी। मुख्यतः गाय भैंस में सार्कोमाइसिन सेरेविसी ईस्ट देते हैं। ठीक है, ये ईस्ट का नाम है जो कि गाय सार्कोमाइसिस, ठीक है। यानी कि मुख्यतः जो गाय भैंस में जो ईस्ट खिलाए जाते हैं उनको बोलेंगे सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा फीड एडिटिव के रूप में चौथा, ईस्ट कल्चर। ईस्ट कल्चर यानी कि जानवर को हम फीड एडिटिव के रूप में हम ईस्ट कल्चर देंगे। अब मुख्यतः गाय भैंस में जो ईस्ट कल्चर हम खिलाते हैं वो रहता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। मुख्यतः गाय भैंस में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट खिलाते हैं। यानी कि मुख्यतः गाय में कौन सा ईस्ट खिलाया जाए तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो ईस्ट रहता है वो गाय भैंस को खिलाते हैं, ठीक है। अब इनके जो फायदे क्या है, यानी कि ईस्ट खिलाने के फायदे क्या है, तो फायदा क्या रहेगा, एक तो रुमन में जीवाणु की संख्या को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ईस्ट खिलाएंगे तो जो कि सार्कोमाइसिस सेरेविसी जो नॉर्मली गाय भैंस को खिलाया जाता है, तो इसका कार्य रहेगा कि जो रुमन में जो जीवाणु है उनकी संख्या को बढ़ाएगा और पाचन को तेज करेगा, ठीक है। और रुमन का पीएच रहता है उसको संतुलित बनाए रखेगा। और क्या करेगा तो दूध उत्पादन को बढ़ाएगा और हीट स्ट्रोक से बचाता है। यानी कि शरीर का मान लो यूँ शरीर का टोटल संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। यानी कि इसका पहला जो यूज है वो रहेगा रुमन में जीवाणुओं को बढ़ाएगा या फिर रुमन में जीवाणु के संतुलन को बनाए रखेगा, जीवाणु की संख्या को बढ़ाएगा, ठीक है। जीवाणु की संख्या को बढ़ाए रखेगा या जीवाणु का संतुलन बनाए रखेगा। और सेकंड रहेगा कि रुमन का पीएच संतुलित रखेगा, ठीक है। रुमन का पीएच मान नॉर्मल मतलब संतुलित रखेगा। और तीसरा दूध उत्पादन बढ़ाएगा, दूध उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि
अगर जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो पाचन भी अच्छे से होगा, और पाचन अच्छे से होगा तो वोलेटाइल फैटी एसिड भी बढ़ेंगे। अब वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे तो उसमें प्रोपियोनेट भी बढ़ेगा, तो प्रोपियोनेट से ही जो दूध बनता है तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, और शरीर का जो तापमान रहता है उसको भी संतुलित रखता है, यानी कि जो शरीर का जो टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन रखेगा। तो उसमें क्या रहेगा, जो हीट स्ट्रोक यानी कि जो तापीय आघात, ठीक है, हीट स्ट्रोक या इसको बोलेंगे तापीय आघात से बचाता है। यानी कि अगर किसी जानवर को तेज धूप में खड़ा रखे तो उसमें क्या रहता है कि हीट स्ट्रोक आने के चांस रहता है। तो ये अगर स्टिक कल्चर हम रेगुलर बेसिस पे देंगे तो हीट स्ट्रोक के यानी कि तापीय आघात की से बचाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्टिक कल्चर हम मुख्यतः गाय भैंस को देते हैं वो रहेगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, और इसका कार्य क्या रहेगा, तो रुमन में जो जीवाणु की संख्या को बढ़ाएगा और पाचन को तेज करेगा, और रुमन के पीएच का संतुलन बनाए रखेगा, और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और हीट स्ट्रोक से बचाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट है हम एंटीबायोटिक्स का यूज फीड एडिटिव के रूप में करेंगे। ठीक है, तो पांचवा हमारा पॉइंट है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी कि जो जीवित सूक्ष्मजीवी है उनका यूज हम फीड एडिटिव के रूप में करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में हम एंटीबायोटिक का अगर यूज़ करेंगे तो वो उपचार के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि ज़्यादा मात्रा में उपचार के रूप में हम काम ले लेंगे, और जो कम मात्रा है उसको इम्यूनिटी तेज करने में काम में लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जो एंटीबायोटिक है उसको ज़्यादा मात्रा में तो बीमारी के उपचार में काम लेते हैं, और कम मात्रा में फीड एडिटिव के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिखेंगे कि ज़्यादा मात्रा या फिर ज़्यादा डोज में, ज़्यादा मात्रा में बीमारी के उपचार में काम लेते हैं, बीमारी के उपचार में काम लेते हैं, और कम मात्रा यानी कि कम डोज रेट में, कम मात्रा में यानी कम डोज रेट में फीड एडिटिव या फिर इम्यूनिटी को बढ़ाने के रूप में काम लेते हैं। तो कम मात्रा में फीड एडिटिव के रूप में काम लेंगे, फीड एडिटिव के रूप में काम लेंगे, ठीक है, यानी कि अगर एंटीबायोटिक जो रहते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में तो बीमारी के उपचार में काम लेंगे, और कम मात्रा में या तो इम्यूनिटी के रूप में काम लेंगे या फिर जो फीड एडिटिव के रूप में काम में लेंगे। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक रहते हैं उनको फीड एडिटिव के रूप में भी दो प्रकार से यूज में लेते हैं, एक तो आइनोफोर एंटीबायोटिक और एक नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक। ठीक है, यानी कि आइनोफोर और नॉन आइनोफोर। पहला रहेगा आइनोफोर एंटीबायोटिक, दूसरा रहेगा नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक। ठीक है, यानी कि दो प्रकार से हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, एक तो आइनोफोर मतलब फीड एडिटिव के रूप में, दो प्रकार से यूज़ में करेंगे, तो एक तो आइनोफोर के रूप में और एक नॉन आइनोफोर के रूप में। यानी कि अब मान लो कि जो आइनोफोर रूप में तो कैसे इसको काम लेंगे, तो जो जीवाणु रहते हैं, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली है उनको छिद्रित करके, यानी कि जो जीवाणु रहते हैं यानी कि बैक्टीरिया रहते हैं उनको, उनमें जो
कोशिका झिल्ली है उनको छिद्रित कर देंगे या फिर उनको डैमेज कर देंगे, ठीक है, उनको डैमेज करके पाचकता के मान को बढ़ा देंगे। और नॉन आइनोफोर का कार्य क्या रहता है, तो ये रहता है वो शरीर में जो टॉक्सिन्स रहते हैं यानी कि शरीर में जो विषाक्त पदार्थ पैदा करने वाले जो जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट करता है, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे आइनोफोर में बैक्टीरिया में ये जीवाणु को कोशिका को छिद्रित कर देता है, जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली को छिद्रित कर देता है, ठीक है। और नॉन आइनोफोर ये क्या करेगा, तो ये रहेगा कि जो ऐसे जीवाणु जो टॉक्सिन्स फैला रहे उनको नष्ट करेगा। तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषाक्तता, टॉक्सिन्स पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। पहला है आइनोफोर और दूसरा है नॉन आइनोफोर। तो आइनोफोर का कैसे कार्य करेगा, तो ये जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली रहती है उसको छिद्रित कर देगा और आयोनिक इम्बैलेंस करेगा, आयोनिक इम्बैलेंस बढ़ाएगा, ठीक है। और जो नॉन आइनोफोर रहते हैं वो शरीर में जो विषाक्त पदार्थ यानी कि जो टॉक्सिन्स पैदा करने वाले जो जीवाणु है उनको नष्ट करेगा। तो इसमें जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा, एक तो है OTC यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। दूसरा है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। OTC यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है क्लोर टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है जिन बेंटिरोन, दूसरा है जिन बेसिटोनिन, ठीक है। यानी कि आइनोफोर के उदाहरण है, एक तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एक रहेगी क्लोर टेट्रासाइक्लिन और एक रहेगा जिन बेसिटोसिन, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में जो यूज़ में लेते हैं वो आइनोफोर एंटीबायोटिक यूज़ में लेते हैं, तो फीड एडिटिव के रूप में ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ लेंगे, फीड एडिटिव के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि इनका उपयोग फीड एडिटिव के रूप में ज़्यादा होता है। तो आइनोफोर और नॉन आइनोफोर, ठीक है। यानी कि जो जीवाणु की झिल्ली को कोशिका झिल्ली को छिद्रित करेंगे वो आएंगे आइनोफोर में। तो ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली को, जीवाणु की कोशिका झिल्ली को छिद्रित करके आयोनिक इम्बैलेंस को बढ़ाते हैं। और आइनोफोर जो एंटीबायोटिक है उनको फीड एडिटिव के रूप में ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। और जो नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक है वो क्या करेंगे, जो शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करने वाले जो जीवाणु है, जो विषाक्त पदार्थ यानी विषाक्त पदार्थ पैदा करने वाले जो जीवाणु है उनको नष्ट करेगा, जिसमें आएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन और जिन बेसिटोसिन, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि आइनोफोर को डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आइनोफोर ही यूज में लेते हैं फीड एडिटिव के रूप में, इसलिए इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आइनोफोर फीड एडिटिव। आइनोफोर फीड एडिटिव, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्मजीवी की जो कोशिका झिल्ली है उसको
छिद्रित कर देंगे और आयोनिक इम्बैलेंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके उदाहरण कौन से हैं? तो पहला इसका उदाहरण ले लेते हैं हम मोनेंसिन, मोनेंसिस। ठीक है, इसका पहला ही उदाहरण ले लिया मोनेंसिस। तो ये प्राप्त किससे होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेंसिस थी। यह स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेंस से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ये जो रहता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेसिस से प्राप्त होता है, सिनामोनेसिस से प्राप्त होता है। ठीक है, जो मोनेंसिस जो फीड एडिटिव है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनामोनेसिस से प्राप्त होता है। और दूसरा लेंगे हम लासालोसिड, लासालोसिड। तो लासालोसिड ये भी ये स्ट्रेप्टोमाइसिस लासालिनेसिस से प्राप्त होता है। तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिस लिनोलेसिस से प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस लिनोलेसिस से प्राप्त होता है। और इसके फायदे क्या रहेंगे ये देने के फायदे? तो ये क्या करेगा, जो रुमन में प्रोपियोनेट, रुमन में प्रोपियोनेट के उत्पादन को बढ़ाएगा। ठीक है, और प्रोपियोनेट का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये देने से रुमन में प्रोपियोनेट, ठीक है, प्रोपियोनेट का उत्पादन बढ़ेगा तो दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, मीथेन यानी कि जो गैस बनती है उसके उत्पादन को कम करेगा। ठीक है, यानी कि आइनोपोर फीड एडिटिव में पहले हम बोलेंगे मोनेंसिस ये किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस मोनेंसिस से प्राप्त होता है, साइनोमोनेंसिस से प्राप्त होता है। और जो लासालोसिड रहता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस लिनोलेसिस से प्राप्त होता है। और इसके फायदे क्या है? तो रुमन में प्रोपियोनेट के उत्पादन को बढ़ाएगा जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। और रुमन में जो गैस बनती है यानी कि मीथेन बनती है उसके प्रोडक्शन को कम करेगा, यानी कि उसके उत्पादन को कम करेगा। ठीक है, ठीक है, हमने जानवरों में तो फीड एडिटिव पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम पोल्ट्री में फीड एडिटिव, यानी कि पोल्ट्री में फीड एडिटिव के रूप में कौन कौन सा यूज लेते हैं हम। अगला पॉइंट रहेगा हमारे पोल्ट्री में फीड एडिटिव। ठीक है, तो पोल्ट्री में फीड एडिटिव कि मुर्गियों में कौन कौन से फीड एडिटिव हम यूज़ में लेते हैं। तो उसमें भी जो भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि जो भोजन को खाने ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाएगा, जो भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि मुर्गी में जो भोजन रहता है उसको ग्रहण करने की मात्रा जो बढ़ाएगा उसके हिसाब से हम लेंगे। तो पहला रहेगा फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कि जो उसमें खाने को स्वादिष्ट बनाएगा। ठीक है, या फिर सुगंधित बनाएगा। फ्लेवरिंग यानी कि जो खाने को सुगंधित बनाएगा, भोजन को सुगंधित बनाकर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे हम उसका, पोल्ट्री नेक्टर
नेक्टर, ठीक है। यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कि जो भोजन को सुगंधित बनाएगा, जिस इसका उदाहरण है पोल्ट्री नेक्टर। दूसरा है पैलेट बाइंडर, पैलेट बाइंडर, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पैलेट बाइंडर जो हम पहले ही पढ़ा था हमने, जो पैलेट बाइंडर जो हम ऑल मैश मेथड पढ़ रहे थे तब, यानी कि टोटल जो दाना है उसको पीस कर उसके लड्डू बनाकर या फिर पैलेट बाइंडर के रूप में कर हम मुर्गियों को खिलाते हैं, ठीक है। यानी कि पैलेट बाइंडर हमने ये पहले ही पढ़ा है। अब पढ़ेंगे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी कि पीसे हुए जो अनाज रहता है उसको बांधने के लिए जो मिलाए जाते हैं। तो पीसे हुए अनाज को बांधने के लिए मिलाए जाते हैं, पीसे हुए अनाज को बांधने के लिए मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पहले ही हमने पढ़ा है कि शीरा यानी कि मोलासिस, मोलासिस। दूसरा हमने पढ़ा था शीरा और ग्वार मिल, दूसरा हमने पढ़ा था ग्वार मिल, ठीक है। दूसरा रहेगा चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको बोलेंगे हम सोडियम बेंजोनाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सोडियम बेंजोनाइट, ठीक है। यानी कि पैलेट बाइंडर जो पीसे हुए अनाज को बांधने के रूप में काम में लेते हैं। यानी कि अगर लड्डू बनाएंगे तो उसमें लेंगे गोंद या फिर गुड़ या फिर घी जो उसको बांधे रखेगा। तो हमने पहले ही इन दोनों को तो पहले ही डिस्कस किया, ग्वार मिल और शीरा को, जब हम पहले ऑल मैश मेथड में जब मुर्गी को दाना खिलाने की विधियाँ जब पढ़े थे हमने, तब वो पढ़ा था हमने पैलेट बाइंडर, ठीक है। तब इन दोनों को तो पढ़ा था। और एक रहता है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी यानी कि अगर मान लो कोई नमकीन खाते हैं उसमें जो करकरा की आवाज़ रहती है, यानी कि अगर कोई भुजिया, मेनली भुजिया में देख लो, भुजिया में जो करकरा की आवाज़ रहती है वो चिकनी मिट्टी या सोडियम बेंजोएट के कारण ही होती है, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। यानी कि कौन फीड एडिटिव जो है वो रहेगा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तीसरा जो फीड एडिटिव मुर्गियों में वो रहेगा एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये काम क्या करेगा, तो ये काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा शरीर में जो स्ट्रेस रहता है, यानी कि शरीर में तनाव रहता है उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। जो शरीर में तनाव को कम करते हैं, ठीक है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम रहता है, जो मुर्गी के शरीर में तनाव को जो कम करेंगे, ऐसे फीड एडिटिव को बोलेंगे हम एंटीऑक्सीडेंट। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल इसका पहला अगर इसका एग्जाम्पल ले ले तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और अगर दूसरा उदाहरण ले ले इसका, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन, ठीक है। और अगर तीसरा उदाहरण ले ले तो इसको डाइफिनाइल पैराफिनाइल डाइएमीन,
डाई फिनाइल पैरा फिनाइल डाईफिनाइल पैराफिनाइल डाईएमीन। डाईफिनाइल पैराफिनाइल डाईएमीन, ठीक है। यानी कि जो पोल्ट्री या मुर्गी जो रहती है उसमें जो फीड एडिटिव रहते हैं वो कैसे कैसे मिलाए थे। जो फर्स्ट पॉइंट है जो भोजन की मात्रा को बढ़ाएगा, ठीक है। उसमें भी हमने पहला पॉइंट ले लिया फ्लेवरिंग एजेंट जो भोजन को सुगंधित बनाता है, यानी कि जो फ्लेवर रहता है यानी सुगंधित बनाएगा भोजन को तो मुर्गी ज़्यादा मात्रा में खाएगी, जिसका उदाहरण है पोल्ट्री नेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था पैलेट बाइंडर जो बांधने का काम करते हैं, यानी कि पिसे हुए अनाज को बांधने का काम करेंगे, ठीक है। उसमें जो उदाहरण देखा था पहला रहेगा शीरा यानी कि मोलासिस, दूसरा ग्वार मिल और तीसरी रहेगी चिकनी मिट्टी या सोडियम बेंजोनाइट, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था हमने एंटीऑक्सीडेंट जो मुर्गी के जो शरीर में तनाव को कम करेंगे, ठीक है। उसमें उदाहरण देखा था हमने ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखा था ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन, ठीक है। तीसरा उदाहरण हमने देखा है कि डाईफिनाइल पैराफिनाइल डाईएमीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम अगर दूसरा ले तो योग को पीलापन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। योग के पीलेपन को बढ़ाने के लिए अब योग के पीलेपन को बढ़ाने के यानी कि मेनली योग होता क्या है, तो ये मान लो ये अंडा है, ठीक है। ये अंडा है तो इसके अंदर जो ये पीले रंग का होता है, ठीक है। तो अंडे के अंदर जो पीले रंग का इसको बोलेंगे योक जो मेनली होता है फैट, ठीक है। तो अंडे के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है। जो वाइट कलर का भाग रहेगा वो तो रहेगा एल्बुमिन प्रोटीन, और जो अंदर का जो पीले रंग का जो पदार्थ होता है उसको बोलेंगे हम यॉक, जो कि मेनली फैट यानी कि वसा से मिलकर बना होता है। तो योग को योग का पीलापन जो है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से उसमें फीड एडिटिव मिलाएंगे, तो पहला रहेगा मक्का, ठीक है। दूसरा मिलाएंगे उसमें जेंतो, दूसरा उसमें मिलाएंगे जेंटोफिल, और तीसरा रहेगा उसमें मक्का, जेंटोफिल और पेंथाजेंथिल और रिजगा, ठीक है। अगर मुर्गी में जो योग का पीलापन उसको बढ़ाना है तो उसमें मक्का, जेंटोफिल, कैंथाजेंथिल या फिर रिजगा के रूप में फीड एडिटिव हम देंगे। यानी कि मुर्गी में जो योग रहता है उसका पीलापन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वो अंडा अच्छा माना जाएगा। यानी कि मुर्गी में जो अंडे के पीलेपन से ही अंडे को अच्छा माना जाएगा, जिसको योग कहते हैं। जो अंडे जो पीलापन रहता है या पीले रंग का जो पदार्थ रहता है उसको योग बोलेंगे। और योग के पीलेपन को अगर बढ़ाना है तो मक्का, जेंटोफिल, कैंथाजेंथिल और रिजगा का रूप में फीड एडिटिव देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट जिसमें पोल्ट्री के अगर स्वास्थ्य को अच्छा रखना है,
तीसरा, पोल्ट्री के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। यानी कि मुर्गी के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो कौन कौन सा फीड एडिटिव हम देंगे। तो उसमें जो फीड एडिटिव देंगे, पहला रहेगा एंटी फंगल फीड एडिटिव, ठीक है। यानी कि अगर मुर्गी के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो पहला हम जो देंगे वो देंगे एंटी फंगल फीड एडिटिव। और कैसे देंगे, तो इसको कम मात्रा में देंगे, ठीक है। एंटी फंगल जो एंटी फंगल जो ड्रग्स रहती है, यानी कि जो एंटी फंगल जो औषधि रहती है उनको देंगे। तो अगर इसको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये उपचार में काम आएगी, और अगर कम मात्रा में देंगे तो ये फीड एडिटिव के रूप में काम करेगी। यानी कि एंटी फंगल जो ड्रग्स है अगर कम मात्रा में देंगे तो ये फीड एडिटिव के रूप में ये काम में आएगी। अगर कम मात्रा में देंगे तो जो फंगल की डिजीज़ है उससे बचेगी। फंगल कम मात्रा में, फंगल डिजीज से बचाएगा, ठीक है। दूसरा हम देंगे इसको एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स, एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स, ठीक है। तो ये क्या करेगी, तो ये कॉक्सीडियोसिस से बचाएगी। यह कॉक्सीडियोसिस से बचाती है। कॉक्सीडियोसिस, अब सुन लो कॉक्सीडियोसिस क्या है। तो कॉक्सीडियोसिस जो मुर्गी में जो पाई जाने वाली जो बीमारी है जो कि नमी के कारण बढ़ती है उसको बोलेंगे कॉक्सीडियोसिस, जो कि हम मेडिसिन में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो मुर्गी जो रहती है वो वेंट पिकिंग, यानी कि मुर्गी जो रहती है वो दूसरी मुर्गी के मल द्वार में चोंच मारती है, जिसको बोलेंगे वेंट पिकिंग, ठीक है। यानी कि एंटी जो कॉक्सीडियल जो ड्रग्स है उसका कार्य क्या रहेगा, ये कम मात्रा में, ठीक है। कम मात्रा में यह कॉक्सीडियोसिस से बचाती है। और तीसरा रहेगा एंटी हेलमिंथिल ड्रग्स, एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ठीक है। तीसरा है एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, तो ये क्या करेगा, जो अंतःपरजीवी से बचाव करेगा। तो कम मात्रा में अंतःपरजीवियों से बचाएगा, ठीक है। यानी कि ये मान लो अगर मुर्गी के स्वास्थ्य को अपने को अच्छा रखना है तो कौन कौन सा फीड एडिटिव देंगे, तो उसको देंगे एक तो एंटी फंगल, एंटी कॉक्सीडियल और एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स। तो अगर इसको इन तीनों को कम मात्रा में अगर दिया जाए तो ये फीड एडिटिव, यानी कि जो कम मात्रा में फीड एडिटिव के रूप में दिया जाए तो ये जो बीमारियां होती है उनको पहले ही रोक देगा, यानी कि बीमारियों से होने से बचाएगा। यानी कि जो हम टीके देते हैं एक प्रकार से ये मान लो कि ये टीके के रूप में इनको दिया जाता है, यानी कि कम मात्रा में जो बीमारियों को ही होने नहीं देगा, ठीक है। और अगर इसको ज़्यादा मात्रा में दिया जाए इन तीनों को, तो ज़्यादा मात्रा में उपचार में काम में लेंगे, ठीक है। यानी कि यूँ मान लो जो एंटी फंगल ड्रग है वो जो फंगल डिजीज़ होगी उससे बचाएगा, और एंटी कॉक्सीडियल ड्रग है वो कॉक्सीडियोसिस से बचाएगा, और एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है वो जो अंतःपरजीवी उनके संक्रमण को बचाएगा, ठीक है। और
ये हमको कम मात्रा में देना है। जब कम मात्रा में देंगे तो उससे बचाएगा, और जब ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये जो बीमारी हो जाएगी उनके बाद देंगे और उनके उपचार में काम में लेंगे। यानी कि यूँ मान लो कि ये एक जो हम लेते हैं, जो टीके लेते हैं या फिर वैक्सीन लेते हैं, हम जो वैक्सीन लेते हैं उसी हिसाब से ये काम करती है। ठीक है, यानी कि कम मात्रा में तो ये प्रिडेटिव जो रहती है वो प्रिडेटिव के रूप में काम करेगी, यानी कि इनसे बचाएगी बीमारियों से, और ज़्यादा मात्रा में इन बीमारियों के उपचार में काम लेंगी। ठीक है, हमने ऐसा ही उदाहरण पहले भी पढ़ा है हमने लीवोमाइसिल के रूप में। लीवोमाइसिल के रूप में यानी कि कम मात्रा में तो प्रिडेटिव या फिर इम्यूनिटी के लिए काम में लेंगे, और ज़्यादा मात्रा में डीवर्मिंग के रूप में काम लेंगे। ये हमने पहले ही पढ़ा है लीवोमाइसिल के रूप में, और अभी ये में देखा। अब जो चौथा पॉइंट रहेगा जो मुर्गी में पाचन और अवशोषण को बढ़ाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट रहेगा, चौथा पॉइंट है हमारे पाचन और अवशोषण को बढ़ाने के लिए, अवशोषण को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि मुर्गियों में ऐसे प्रिडेटिव जो पाचन और अवशोषण को बढ़ा देंगे। ठीक है, पहला हम लेंगे ग्रीट। ग्रीट यानी कि जो कंकड़ पत्थर जो रहते हैं उनको बोलेंगे ग्रीट। तो पहला हम लेंगे लाइम स्टोन, लाइम स्टोन जिसको बोलेंगे हम चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, और दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे ऑयस्टर शेल, ऑयस्टर शेल। ठीक है, अब इन दोनों में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा रहती है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों कैल्शियम के स्रोत है, यानी कि कैल्शियम को बढ़ाएंगे। तो कैल्शियम के स्रोत है। ठीक है, ये दोनों कैल्शियम के स्रोत है जो कैल्शियम को बढ़ाएंगे मुर्गी में। यानी कि मान लो कि जो मुर्गी में जो प्रोवेंटिकुलस रहता है, यानी कि आमाशय का भाग रहता है, उसमें यूँ पूरा उसमें चक्कर लगाते हैं, यानी कि मिक्स होते हैं। यानी कि मान लो कोई जो जब मकान बनाते, जब उसमें जो रोलर रहता है, जो जिसमें रेत, सीमेंट, गट्टी सब डालेंगे तो उसको मिक्स करेंगे, उसी प्रकार से ये क्या रहता है कि जो लाइमस्टोन और ऑयस्टर शेल है उनको पीस देगा, पीस के उसमें मिक्सचर कर देगा, जिससे कैल्शियम बढ़ेगा। यानी कि जो अंडा रहता है उसके ऊपर जो कवरिंग रहती है वो एक प्रकार मतलब कैल्शियम से ही बनी रहती है, उसमें कैल्शियम से ही वो बनी रहती है। ठीक है, तो अंडे के ऊपर जो कवरिंग है उसको मजबूत करेगा ये लाइमस्टोन। इसमें भी कैल्शियम ज़्यादा रहता है और ऑयस्टर शेल में भी कैल्शियम रहता है। तो इनको अगर मुर्गी को खिलाएंगे तो वो प्रोवेंटिकुलस में जाके उसका मिक्सचर हो जाएगा और मुर्गी में पाचन अच्छे से होगा, और ये कैल्शियम के स्रोत रहते हैं। यानी कि जो अंडे के ऊपर जो कवरिंग रहती है मुर्गी में मेन, वो भी कैल्शियम की रहती है, जिससे अंडे में मजबूती होगी। ठीक है, और दूसरा लेंगे हम बीटा ग्लूकेनेज, ग्लूकोनेज। ठीक है, पाचन और अवशोषण के एग्जाम्पल में हमारे पास जो दूसरा है वो है बीटा ग्लूकोनेज। तो ये क्या करेगा, ये करेगा जो कि पाचकता को बढ़ाएगा, जो कि पाचकता को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो हम कच्चे दाने के रूप में जौ के दाने जो दे रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि बीटा ग्लूकोनेज जो रहेगा, बीटा ग्लूकोनेज यानी कि एंजाइम है, ये जो कि पाचकता को बढ़ा देगा। और दूसरा हम ले सकते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स। सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं और प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं।
प्रोबायोटिक्स। ठीक है, यानी कि पाचन और अवशोषण को बढ़ाने के लिए जो हम इसमें फीड एडिटिव देंगे, जिसमें पहला है ग्रिट, यानी ग्रिट में देंगे हम लाइमस्टोन और ऑयस्टर। इन दोनों में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, जो प्रोवेंट्रिकुलस में जाके उसमें मिक्स हो जाएगा। और दूसरा देंगे हम बीटा ग्लूकेनेज, जो की पाचकता को, हाँ, जो पाचकता है उसको बढ़ाएगा, यानी कि जो के दाने में को उसमें तोड़कर जो बीटा ग्लूकोनोज जो रहता है उसको तोड़कर जो की पाचकता को बढ़ाएगा। और तीसरा है एंटीबायोटिक और चौथा है प्रोबायोटिक। ठीक है दोस्तों, तो अभी पोल्ट्री में फीड एडिटिव कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना न्यूट्रिशन का लास्ट चैप्टर चालू करेंगे, फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रिशन का लास्ट चैप्टर है, जो कि फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब फीडिंग स्टैंडर्ड है क्या? तो ये क्या है, तो जानवर में जो आवश्यक जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा को व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है, उनकी मात्रा को व्यक्त करना है, न कि पोषक तत्वों को व्यक्त करने का। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जानवर में आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका। ये देख लीजिए, व्यक्त तत्व की मात्रा, यानी कि पोषक तत्व की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका है, ना कि पोषक तत्व को। पोषक तत्व को व्यक्त करने का तरीका अगर पूछे तो वो आएंगे प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल, यानी कि पोषक तत्व, सीधा पोषक तत्व ही पूछ ले कि पोषक तत्व को व्यक्त करने का अगर तरीका पूछे तो वो आएगा प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल। और अगर पोषक तत्व की मात्रा पूछे कि कितनी मात्रा में दे रहे, तो उसमें आएगा फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि फीडिंग स्टैंडर्ड कितने प्रकार से होते हैं। तो फीडिंग स्टैंडर्ड 3 प्रकार से होते हैं, एक तो तुलनात्मक आधार के, और एक रहेंगे उत्पादन के आधार पर, और तीसरा रहेगा पोषक तत्व के आधार पर। ठीक है, फीडिंग स्टैंडर्ड 3 प्रकार से रहेंगे। एक तो रहेगा तुलनात्मक, पहला है तुलनात्मक रूप के आधार पर या फिर तुलनात्मक आधार पर। सेकंड रहेगा हमारे उत्पादन के आधार पर। तीसरा रहेगा पाचक पोषक तत्व के आधार पर। ठीक है, यानी कि फीडिंग स्टैंडर्ड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तुलनात्मक आधार, दूसरा है उत्पादन आधार, और तीसरा है पाचक पोषक तत्व के आधार पर, यानी कि इसको बोलेंगे हम कंपेरेटिव टाइप से। ठीक है, इनको बोलेंगे कंपेरेटिव टाइप, इनको बोलेंगे प्रोडक्टिव टाइप। ठीक है, और इसको बोलेंगे पाचक पोषक तत्व, यानी कि जो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के अनुसार, डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट टाइप। ठीक है, यानी कि फीडिंग स्टैंडर्ड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तुलनात्मक आधार पर,
दूसरा है उत्पादन के आधार पर, तीसरा है पाचक पोषक तत्व के आधार पर, यानी कि कंपेरेटिव टाइप, प्रोडक्टिव टाइप और डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट टाइप। ठीक है, अब तुलनात्मक रूप से हम पहला पढ़ेंगे थेयर्स है इक्विवेलेंट विधि। ठीक है, थेयर्स है इक्विवेलेंट विधि। ठीक है, यानी कि थेयर्स है इक्विवेलेंट विधि। इसमें अगर हम देखें तो थेयर्स नाम का एक वैज्ञानिक था। थेयर्स एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने है के मतलब मान लो इसने कहा था कि जो है से जो जिसमें भी पोषक तत्व ज़्यादा है, यानी कि इसने जो मेनली जो माना था, जिस चीज़ को इसने जो मेन फोकस में लिया था वो लिया था है को, यानी जिस चीज़ में भी है से पोषक तत्व ज़्यादा है वो एक सही पोषक मतलब सही उसको खाद्य सामग्री उसने माना था। यानी कि है से ज़्यादा जिसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको इसने सही खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थ माना था। इसने जो तुलनात्मक जिससे तुलना की है वो है से की है। अब है में न्यूट्रिटिव वैल्यू लगभग 0 रहती है, तो इसकी जो ये विधि थी या मेथड था ये फेल हो गया। उसके बाद दिया था स्कैंडिनेवियन ने। ठीक है, स्कैंडिनेवियन ठीक है, तो इसके बाद दिया था स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो थेयर्स ने है को बेसिक मानकर उसमें बोला था कि है से ज़्यादा जिसमें भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो एक खाने योग्य या खाद्य सामग्री है। ठीक है, ये फीडिंग स्टैंडर्ड फेल हो गया। उसके बाद जो आया था वो आया था स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड, यानी कि स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड इसने तुलना के लिए फीड का एक यूनिट लिया, एक फीड यूनिट, यानी कि इसने तुलना के लिए एक फीड यूनिट लिया और एक फीड यूनिट में 1 पाउंड। ठीक है, एक फीड यूनिट कितनी रहती है तो 1 पाउंड रहती है, यानी कि 1 पाउंड जो अनाज का दाना रहता है उसको बोलेंगे हम एक फीड यूनिट। अनाज के दाने उसमें एक पाउंड में कितना आएगा 450 ग्राम। ठीक है, यानी कि यूँ मान लो जो थेयर्स है उसने है से तुलना की थी, यानी कि जिसमें भी है से ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो खाद्य सामग्री के रूप में हम यूज़ में कर सकते हैं। यानी कि है में तो खाद्य न्यूट्रिएंट की मात्रा बिल्कुल 0 रहती है, तो ये फेल हो गया। उसके बाद स्कैंडिनेवियन ने उसका फीडिंग स्टैंडर्ड दिया जिसने कहा था कि अगर एक फीड यूनिट में क्या आता है तो 1 पाउंड अनाज के दाने। ठीक है, 1 पाउंड अनाज के दाने यानी कि 450 ग्राम अनाज के दाने से ज़्यादा जिसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम खिला सकते हैं, तो ये भी फेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद आया था उत्पादन के आधार पर, यानी कि कितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर। तो उसमें था पहला आर्म्स बॉय फीडिंग स्टैंडर्ड, पहला था आर्म्स बाय फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, पहला था आर्म्स बाय फीडिंग स्टैंडर्ड जिसने नेट एनर्जी और ट्रू प्रोटीन को बेस मानकर माना था। ठीक है, सेकंड आया था आर्म्स बॉय, फिर फेल हो गया। उसके बाद फिर आया था केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड। केल्नर ने नेट एनर्जी और टोटल जो डाइजेस्टिबल, ठीक है, DTP ट्रू प्रोटीन
हाँ, डाइजेस्टिबल जो ट्रू प्रोटीन है उसको उसने बेस में माना था, यानी कि जो आर्म्स बाय का फीडिंग स्टैंडर्ड था उसने नेट एनर्जी और ट्रू प्रोटीन को उसमें बेस में मतलब उसका आधार मानकर उसमें किया था कि उत्पादन के आधार पर, और केल्नर ने नेट एनर्जी और डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन को मुख्य रूप से मानकर किया था। उसके बाद आएगा वुल्फ, अगर पाचक पोषक तत्व के आधार पर माने तो वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आया था वुल्फ लेहमान, वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आया था मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पाचक पोषक तत्व के यानी कि डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के अनुसार जो फीडिंग स्टैंडर्ड आए थे वो थे 3। पहला था तो वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, दूसरा था वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड, तीसरा था मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। जिसमें से सबसे सक्सेस जो माना जाता है, जो सबसे अभी भी जो इंडियन में जो हम जो फीडिंग स्टैंडर्ड जो इंडियन जो फीडिंग ICAR का फीडिंग स्टैंडर्ड है वो है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड में टीडीएन के अनुसार यह स्टैंडर्ड दिया था, यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के अनुसार। ठीक है, उसमें क्या बोला था कि वुल्फ ने कहा था, मान लो अब वुल्फ ने जो फीडिंग स्टैंडर्ड दिया था वो टीडीएन के अनुसार दिया था, यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के अनुसार वुल्फ ने फीडिंग स्टैंडर्ड दिया था, जिसमें उसने मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की क्वांटिटी दोनों ही नहीं बता पाया, यानी कि मिल्क की गुणवत्ता और मिल्क की मात्रा दोनों को ही नहीं बता पाया, इसलिए ये भी फेल हो गया। उसके बाद आया वुल्फ को ही उसने मॉडिफाई कर दिया, वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड को उसने मॉडिफाई कर दिया और आया वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड। वुल्फ लेहमान जो फीडिंग स्टैंडर्ड था वो भी टीडीएन के बेस पर ही था। उसने मिल्क की क्वांटिटी तो को बताया पर मिल्क की क्वालिटी को नहीं बताया, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी यानी मिल्क की मात्रा को तो बताया पर मिल्क की गुणवत्ता को नहीं बताया, यह भी टीडीएन के अनुसार ही था। ठीक है, और तीसरा जो है वो है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। मॉरिसन जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो टीडीएन, डीसीपी और ड्राई मैटर पे आधारित है, टीडीएन, डीसीपी और ड्राई मैटर पर आधारित है। ठीक है, अब इसको तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो 3 प्रकार से बांटे गए। पहला तो है तुलनात्मक रूप से, दूसरा है उत्पादन रूप से और तीसरा है पाचक पोषक तत्व के आधार पर। ठीक है, जो तुलनात्मक रूप है यानी तुलनात्मक आधार है उसमें जो पहला है वो है थेयर्स हे इक्विवेलेंट मेथड, यानी कि थेयर्स नाम का वैज्ञानिक है जिसने जो फीडिंग स्टैंडर्ड वो हे से तुलना की है। हे से जिसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम खिला सकते हैं। ठीक है, उसने बताया तो हे की न्यूट्रिटिव वैल्यू लगभग 0 है, जिससे ये फेल हो गया, यानी कि हे की न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 है। अब उससे ज़्यादा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का खाद्य पदार्थ हम खिला सकते हैं तो ये फेल हो गया। उसके बाद आया स्कैंडिनेवियन का फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, स्कैंडिनेवियन ने क्या बोला, उसने किससे तुलना की कि एक फीड यूनिट से उसने तुलना की। एक फीड यूनिट में क्या आता है तो 1 पाउंड अनाज के दाने, 1 पाउंड अनाज के दाने से उसने तुलना की, यानी कि 450 ग्राम अनाज के दाने से उसने तुलना की। ठीक है, तो वो भी इसका फेल हो गया। उसके बाद आया प्रोडक्टिव टाइप में आर्म्स बाय का फीडिंग स्टैंडर्ड। आर्म्स बाय ने नेट एनर्जी और ट्रू प्रोटीन के हिसाब से उसने उत्पादन के आधार पर जो फीडिंग स्टैंडर्ड दिया ये भी फेल हो गया। उसके बाद आया केल्नर का फीडिंग स्टैंडर्ड, तो उसने नेट एनर्जी और टोटल जो डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन है उसकी तुलना की, तो ये भी फेल हो गया। उसके बाद आया पाचक पोषक तत्व के आधार पर जो आया उसमें आया वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड ये जो है वो टीडीएन पर आधारित है, यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट पचने योग्य वसा
पचने योग्य प्रोटीन और पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट के आधार पर ये हैं, यानी कि TDN के आधार पर ये फीडिंग स्टैंडर्ड है। तो इसमें वुल्फ ने जो मिल्क की क्वालिटी है, यानी कि मिल्क की जो गुणवत्ता है और मिल्क की क्वांटिटी ये नहीं बता पाया, इसलिए ये भी फेल हो गया। उसके बाद लेमन ने मॉडिफाइड करके वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड दिया, यानी कि मॉडिफाइड वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड हम किसे बोलेंगे, तो वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड को ही बोलेंगे। ये भी TDN पर ही आधारित है। इसने मिल्क की क्वांटिटी को तो बताया पर मिल्क की क्वालिटी को नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद जो आया वो मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड TDN और DCP और ड्राई मैटर पर आधारित है, ठीक है। यानी कि अगर कोई सक्सेस अगर फीडिंग स्टैंडर्ड माने तो वो है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, जो अभी भारत में यूज़ में हो रहा है, वो हो रहा है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। अब इसको डिटेल में हम लिखेंगे। अभी जो समझा उसको ही हम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है तुलनात्मक आधार पर। तुलनात्मक आधार पर, ठीक है। तुलनात्मक आधार पर पहला अगर देखें तो वो था थेयर्स है इक्विवेलेंट मेथड। थेयर्स है इक्विवेलेंट विधि, ठीक है। तो इसने किससे तुलना की, तो इसने है से तुलना की, यानी कि इसने भोजन की तुलना है से की। इसने भोजन की तुलना है से की, ठीक है। यानी कि है से ज़्यादा जिस भी भोजन में न्यूट्रिटिव वैल्यू है वह खिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आया वो आया स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड। स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो तुलना की वो एक फीड यूनिट से की। इसने एक फीड यूनिट से तुलना की, फीड यूनिट से भोजन की तुलना की। अब एक फीड यूनिट में 1 पाउंड अनाज के दाने, 1 पाउंड अनाज के दाने, और 1 पाउंड में कितना आता है, तो 450 ग्राम, ठीक है। 1 पाउंड में आता है 450 ग्राम। उसके बाद यानी कि जो थेयर्स ने है इक्विवेलेंट दिया, उसने भोजन की तुलना है से की, यानी कि है से ज़्यादा जिसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो जानवर को खिला सकते हैं। उसके बाद आया स्कैंडिनेवियन का फीडिंग स्टैंडर्ड। इसने भोजन की जो तुलना है वो एक फीड यूनिट से की। एक फीड यूनिट यानी कि 1 पाउंड अनाज के दाने, यानी कि 450 ग्राम अनाज के दाने। उसने बोला कि एक फीड यूनिट से ज़्यादा जिसकी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वह जानवर को खिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया उत्पादन के आधार पर, ठीक है। उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर पहला जो था, उत्पादन के आधार पर पहला था आर्म्स बाय फीडिंग स्टैंडर्ड। आर्म्स बाय फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जिसने इसने क्या किया कि जो नेट एनर्जी यानी टोटल निवल ऊर्जा और ट्रू प्रोटीन पर आधारित इसने फीडिंग स्टैंडर्ड दिया, यानी कि नेट एनर्जी और वह ट्रू प्रोटीन
आधारित है। फीडिंग स्टैंडर्ड दिया, ठीक है। इसके बाद आया था केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड। केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड, तो केल्नर ने भी उत्पादन के आधार पर ही दिया, तो इसने नेट एनर्जी और टीडीपी यानी कि डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन के इसने निवल एनर्जी, नेट एनर्जी और वह डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन पर आधारित फीडिंग स्टैंडर्ड दिया, ठीक है। यानी कि जो आम्सबाय का फीडिंग स्टैंडर्ड है वह नेट एनर्जी और ट्रू प्रोटीन पर आधारित है, और जो केल्नर का फीडिंग स्टैंडर्ड है वो नेट एनर्जी और डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद तीसरे टाइप का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो है पाचक पोषक तत्वों के आधार पर। पाचक पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर, ठीक है। जिसमें पहला था वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जिसमें था पहला वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। अब वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड क्या था, ठीक है। तो वुल्फ ने जो फीडिंग स्टैंडर्ड दिया वो टीडीएन पर आधारित था, यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट पर आधारित था। इसमें कमी क्या रही, तो ये दूध की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता और क्वांटिटी को नहीं बता पाया। क्वांटिटी यानी मात्रा को नहीं बता पाया है, व्यक्त नहीं कर पाया, नहीं बता पाया। उसके बाद वुल्फ का मॉडिफाइड जो फीडिंग स्टैंडर्ड आया उसको बोलेंगे हम वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये भी टीडीएन पर ही आधारित है, टीडीएन पर आधारित। वुल्फ लेहमान जो फीडिंग स्टैंडर्ड था वो उसने क्या कहा कि दूध की जो क्वालिटी है उसको तो, यानी कि दूध की जो गुणवत्ता है उसको तो बताया, पर दूध की जो क्वांटिटी यानी दूध की जो मात्रा है उसको नहीं बता पाया, इसलिए ये भी फेल हो गया। तो इसने दूध की क्वालिटी को बताया पर दूध की क्वांटिटी को नहीं बता पाया, दूध की क्वांटिटी को नहीं बता पाया, ठीक है। यानी कि जो वुल्फ है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को नहीं बता पाया था, और जो वुल्फ लेहमान है वो क्वालिटी को तो बता पाया पर क्वांटिटी को नहीं बता पाया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आया वो था मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। सबसे अगर सक्सेस कोई माना जाता है तो माना जाता है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, और इंडिया का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो भी मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड पर ही आधारित है। तो इसमें यह डीसीपी, टीडीएन और ड्राई मैटर पर आधारित है, ड्राई मैटर पर आधारित है।
मॉरिसन का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, TDN यानी डाइजेस्टिबल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और ड्राई मैटर पर आधारित है। यानी कि इसका जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो DCP और TDN यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट में क्या क्या आ गया, तो उसमें आ गया पचने योग्य वसा, पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट और पचने योग्य वसा, नाइट्रोजन और वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीन हो गया। तो इसने प्रोटीन को बेस माना, मतलब प्रोटीन इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ये मॉरिसन का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है ये क्या रहता है कि इसे भारतीय पशुधन में ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। इसे भारतीय पशुधन में ज़्यादा काम में लेते हैं। यानी कि जो भारत का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो इसी के आधार पर है। सबसे ज़्यादा जो यूज भारत में होता है वो मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ही होता है। और इसकी जो एक पुस्तक थी, मॉरिसन की पुस्तक का नाम था फीड एंड फीडिंग्स, ठीक है। उसके फीड एंड फीडिंग्स की पुस्तक के 15वें संस्करण में ये प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम, यह मॉरिसन की पुस्तक फीड एंड फीडिंग्स के 15वें संस्करण में प्रकाशित है, ठीक है। 15वें संस्करण में प्रकाशित है। और इसको भी, मॉरिसन को भी मॉडिफाइड करके एक दूसरा आया था फीडिंग स्टैंडर्ड, उसको बोलेंगे हम सेन और रे, ठीक है। यानी कि अब मान लो पाचक पोषक तत्वों के आधार पर जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो पहला तो है वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, जो TDN पर आधारित था, जो कि दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही नहीं बता पाया, ठीक है, इसलिए वो फेल हो गया। उसके बाद है वुल्फ लेमन, यानी कि इसका जो मॉडिफाइड है वुल्फ का मॉडिफाइड फीडिंग स्टैंडर्ड है, उसको बोलेंगे वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड, जो कि TDN पर ही आधारित था, पर इसने दूध मिल्क की क्वालिटी को तो बताया पर क्वांटिटी को ये भी नहीं बता पाया, जिससे ये भी फेल हो गया। उसके बाद है मॉरिसन का फीडिंग स्टैंडर्ड, जो कि DCP, TDN और ड्राई मैटर पर आधारित था, ठीक है। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो यूज में लिया जाता है वो है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। और मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, जो मॉरिसन की जो बुक थी फीड्स एंड फीडिंग, ठीक है, फीड्स और फीडिंग के 15वें संस्करण में ये प्रकाशित है। और मॉरिसन को भी मॉडिफाइड करने वाला एक दूसरा जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो है सेन और रे, ठीक है। सेन और रे, ये जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो भी उतना कारगर साबित नहीं हुआ, इसलिए जो मुख्य जो माना जाता है वो माना जाता है मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब लिखेंगे हम कि फर्स्ट जो है वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद आया वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद आया मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद आया सेन व रे फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड है उसको मॉडिफाइड किया वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड ने। वुल्फ में लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड को मॉडिफाइड किया मॉरिसन
फीडिंग स्टैंडर्ड ने, और मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड को मॉडिफाइड किया सेन और रे ने। ठीक है, यानी कि यूँ मान लो कि वुल्फ में जो कमियां थी वो वुल्फ लेमन ने सुधारी, और वुल्फ लेमन की जो कमियां थी वो मॉरिसन ने सुधारी। उसके बाद जो आया वो सेन और रे फीडिंग स्टैंडर्ड आया। यानी कि जो वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड का जो मॉडिफाइड अगर फीडिंग स्टैंडर्ड कोई है तो वो वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड है। वुल्फ लेमन का फीडिंग स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, और मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड का भी मॉडिफाइड उसके बाद भी सेन और रो फीडिंग स्टैंडर्ड आया। ठीक है, तो इसको अलग रूप में आप क्या लिख सकते हैं, वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड को क्या बोलेंगे, संशोधित वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, संशोधित वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि इसको ही मॉडिफाइड किया वुल्फ लेमन ने, तो इसको बोलेंगे हम वुल्फ संशोधित वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। और मॉरिसन को क्या बोलेंगे, संशोधित वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आया सेन और रे, उसको बोलेंगे संशोधित मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि वुल्फ को मॉडिफाइड किया वुल्फ लेमन ने, तो इसको बोलेंगे संशोधित वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड। वुल्फ लेमन को मॉडिफाइड किया मॉरिसन ने, तो इसको बोलेंगे संशोधित वुल्फ लेमन फीडिंग स्टैंडर्ड। और मॉरिसन को मॉडिफाइड किया सेन और रे ने, तो इसको बोलेंगे संशोधित मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद हम नोटेशन के कुछ लास्ट पॉइंट्स लिख देते। कुछ पॉइंट्स के बाद हमारी नोटेशन आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट लेंगे हम ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर्स रिसर्च। ठीक है, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर्स रिसर्च। ठीक है, ये किसने दिया, तो ये दिया डॉक्टर SK रंजन ने, डॉक्टर SK रंजन ने दिया। ठीक है, ICAR की फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया, ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड, ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया, तो डॉक्टर SK रंजन ने दिया। ठीक है, उसके बाद अगर देख ली USA का फीडिंग स्टैंडर्ड, USA का फीडिंग स्टैंडर्ड यानी कि अमेरिका का फीडिंग स्टैंडर्ड देखें। अमेरिका का फीडिंग स्टैंडर्ड क्या है, NRC। ठीक है, और UK यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंग्लैंड का फीडिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो वो है ARC। ठीक है, यानी कि NRC मतलब नेशनल रिसर्च काउंसलिंग, नेशनल रिसर्च काउंसिल। ठीक है, और ARC का मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, एग्रीकल्चर रिसर्च
काउंसिल, ठीक है। और जो ARC है उसको ही अभी नया नाम है उसका ARC, उसका नया नाम है AFRC, AFRC यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च काउंसिल, ठीक है। यानी कि ICAR का जो अपने इंडिया का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो किसने दिया? डॉक्टर SK रंजन ने। ICAR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर्स रिसर्च, ठीक है। उसके बाद अगर अमेरिका का यानी कि USA का अगर फीडिंग स्टैंडर्ड देखें तो NRC यानी कि नेशनल रिसर्च काउंसिल। उसके बाद UK यानी इंग्लैंड का अगर फीडिंग स्टैंडर्ड देखें तो ARC यानी कि एग्रीकल्चर्स रिसर्च काउंसिल, जिसका नया नाम अभी है AFRC यानी कि एग्रीकल्चर्स एंड फूड रिसर्च काउंसलिंग, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट पूरी होती है, ठीक है। यानी कि इस कोर्स की हमारी पहली सब्जेक्ट पूरी हुई। अगली सब्जेक्ट हम चालू करेंगे अब लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन से जुड़ी किसी भी बात पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो जब भी हमारी लाइव क्लासेस जुड़ेगी तब आप पूछ सकते हो। अब लाइव क्लासेस कब जुड़ेगी? जब भी हमारा जो सब्सक्राइबर हैं वो 500 या 1000 के लगभग हो, क्योंकि अभी क्या थोड़े सब्सक्राइबर में कोई लाइव आएगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, तो 500 में भी कोई 1-2 आएगा। 500 अगर रहेंगे तो लगभग मान लो 5-10 भी अगर आ गए फिर भी उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपसे यही उम्मीद है कि जितना हो सके उतना अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि जितने भी जो वेटरनरी से जुड़े हुए राजस्थान में या फिर अन्य टोटल इंडिया में जितने भी हैं जो वेटरनरी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, उनसे मेरी यही विनती है कि आगे से आगे इनको शेयर किया जाए ताकि वेटरनरी से जो जुड़े हुए उनमें जुड़ सके, ठीक है। थैंक यू।